हे गाइस, सेज हेयर एंड मैं आपके लिए बायोलॉजी सीरीज लेके आया हूँ। एंड ये जो सीरीज है ये बेसिकली बेस्ड है गेट के सिलेबस पे। तो ये सीरीज सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे कोई फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहा हो या कोई गेट देना चाह रहा हो। तो ये जो आपके सामने है ये रोड मैप है इस सीरीज का। मैंने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये जो मॉड्यूल्स हैं ये गेट के सिलेबस के हिसाब से लिए गए हैं। आप पॉज करके इनको देख सकते हैं एक बार। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास पहला मॉड्यूल है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायो। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायो में जो हम करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रो से। इसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। देन कुछ सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और फिर हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करेंगे और ये बताएंगे कि सेल में ऑर्गेनल्स कैसे कैसे काम करते हैं। देन हम थोड़ा सा मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बोलते हैं। और मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं और मेम्ब्रेन्स से जो जो आप काम करते हैं उससे हो जाएगा। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सेल सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग के लिए अगर हम ऐसे देखें, एक वाईफाई का सिंबल है, तो सेल कैसे सिग्नल्स भेजता है इधर उधर। और उसके बाद फिर इसी में सेल सिग्नलिंग में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे रिसेप्टर पाथवेज है और आपका जीपीसीआर है। इस टाइप से ये पाथवेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं हर जगह। और ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे कुछ और चीज़ों पे, जैसे सेल साइकिल हो गया। सेल साइकिल में आपका माइटोसिस म्यूसिस आता है। एंड हम साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। साइटोस्केलेटन मतलब सेल में जो होते हैं ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इन चीज़ों पे बात होगी। देन उसके बाद हम थोड़ा सा, अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा डीएनए होता है उसके स्ट्रक्चर, जीन्स कैसे होते हैं। एंड देन हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्रोमोसोम की पैकेजिंग कैसे होती है, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बेसिक प्रोसेस देखें जो हमारे सेंट्रल डॉग्मा में आती है, वो होती है आपकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ये तीन प्रोसेस है, लाइक डीएनए से हम आरएनए और उससे प्रोटीन की जर्नी को हम देखेंगे। तो ये टोटल हमारे मॉड्यूल 1 में यही चीज़ें बताई जाएंगी। ये पूरा आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स है। उसके साथ साथ लास्ट में हम थोड़ा सा रेगुलेशन की बात करेंगे। रेगुलेशन में हमारे ओपेरॉन मॉडल आ जाएंगे। बहुत बेसिक रखेंगे, इसे कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरी ये 3 पुरानी वीडियोस देख लीजिए। इसमें मैंने सेल का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत बेसिक तरीके से बताया है। पहली वाली वीडियो में बेसिकली मैंने बायो के ऊपर गया हूँ मैं, कि क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या है। बहुत ही बेसिक और बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया है। सेकंड वाले में मैंने थोड़ा सा सेल और उसके स्ट्रक्चर्स की बात करी है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, पूरा इस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और तीसरे वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिटेल में मैं गया हूँ, उसमें सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की मैंने बात करी है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करी है। तो इस तरीके से मैंने 3 बेसिक वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके इनको देखिए पहले, एंड देन वापस आके हम आगे इस मॉड्यूल में बात करते हैं कि हम और क्या क्या करेंगे। तो बहुत जल्दी हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। बहुत ब्रीफ में मैं इस पर टच करूंगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, सेल बायोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, सेल्स की खोज कैसे हुई, सेल थ्योरी क्या है, उस पर मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। तो सेल जो टर्म है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दी थी। इन्होंने इस टाइप की एक माइक्रोस्कोप से ड्राइड कॉर्क के सेल्स चेक किए थे, उसमें देखा था। तो इन्होंने सेल टर्म दिया था जिसका मतलब होता है हॉलो स्पेस। तो सबसे पहले इन्होंने ये वाली टर्म कॉइन करी थी। तब उसके बाद 1675 में एंटन वॉन लेवेनहॉक ने अपनी माइक्रोस्कोप से काफ़ी सारे और अलग अलग टाइप के सेल्स आइडेंटिफाई किए, और इनकी माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन था वो 300x था। तो इनके जो सेल्स हैं वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इनके सेल्स जो उन्होंने देखे हैं, जो डायग्राम्स इन्होंने दिए थे, उसका अभी भी रिकॉर्ड है। तो हिस्ट्री में मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये आप एक गूगल सर्च करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अब सेल थ्योरी की। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी में ये 3 जो बड़े नाम आते हैं वो है रूडोल्फ विर्चो, थियोडोर श्वान और मैथायस शेल्डन।
तो थियोडोर श्वान और मैथायस शेल्डन ने जो थ्योरी दी थी सबसे पहले, उसमें ये कहा गया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हम पढ़ते हैं जैसे कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हर चीज सेल से बनी है, मतलब लिविंग थिंग जो है उसमें भी उसमें सेल्स हैं। और रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक जो कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसको ध्यान से समझिए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। बेसिकली सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, मतलब खुद से कोई सेल ऐसे जनरेट नहीं होता। बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को काउंटर करने के लिए दिया गया था, ये उसका काउंटर है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब यही है कि एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्रीवियस सेल। तो सेल्स के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि मेरी जो पुरानी वीडियोस है आप उनको देख के आइए एक बार, तो उसमें पूरा समझ आएगा, मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। बेसिकली मैं आपको हल्का सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ बस इनका, आप वो स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए, और आपको डेप्थ में चाहिए तो डेप्थ में आप वाली पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो सेल का स्ट्रक्चर याद रखने का सिंपल तरीका ये है, कोई सा भी सेल है उसमें ये चीजें हमेशा होंगी। सबसे पहले अगर ये है तो हम एक बाउंड्री की बात करते हैं, तो बाउंड्री आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में हमेशा होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाद कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक वॉल टाइप की होती है, उसको आप सेल वॉल बोलते हैं। तो ये तो बेसिक पेरिफेरी होगी जो आपको ऑलमोस्ट हर सेल में आपको मिलेगी। तो ये आपकी पूरी सेल वॉल हो गई, इसके आसपास आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या है कि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, उसके लिए अलग अलग सेल में वो अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। जैसे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, इनमें अलग अलग होता है, न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये याद रखिए कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैसी होती हैं समझ लीजिए, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूकैरियोट्स में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ आपका डीएनए है, यहाँ आपका पूरा जो कमांड सेंटर है आपके सेल का वो ये होता है। इसके अलावा आपके पास यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं वो होती हैं। आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें जिसकी दो कैटेगरीज होती हैं, स्मूथ और रफ। तो रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं, तो ये इस टाइप से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए तो ये एक्सटेंड करता है मेम्ब्रेन तक, और ऐसे करके फ्री राइबोसोम्स हैं। देन इसमें गोल्जी बॉडीज होती हैं, तो गोल्जी बॉडीज आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं, बेसिकली कोरियर सेंटर समझ लीजिए एक तरीके से। तो इस तरीके से अलग अलग सेल में अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। ऐसे यूकैरियोट, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हमने इधर देखा कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बेसिकली उनका डीएनए ऐसे खुला सा ही रहता है उसमें, तो खुला सा डीएनए होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड डीएनए जो होता है इसको एकदम बिल्कुल खुले में रहता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। बट इसमें भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं, अलग अलग इसमें ऑर्गेनल्स हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके साथ इसका फ्लैजेला भी होता है जो इसको रोटेशन, जिसकी रोटेशन और इसके मूवमेंट की वजह से सेल अपने एनवायरनमेंट में मूव करता है। और इसी तरीके से बाकी दोनों सेल्स की बनावट उसी तरीके से सेम है, बस जो डिफरेंस आता है वो उसके साइज और उसके इंटरनल कंपोनेंट्स का आता है। अब यूकैरियोटिक सेल में एक तीसरा एक चीज है, वो है प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स कैसे हैं, प्लांट सेल में वही मैंने बताया, सेम यही चीज है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें एक सेल वॉल होती है। अब एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल नहीं होगी, प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल होगी, एक बाहर से हार्ड कवरिंग होती है। तो ये सेल वॉल हो गई, एंड देन इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट एक डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल में, कि अंदर आपके पास इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, लेकिन इसमें एक अलग ऑर्गेनेल होती है जो होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से रिलेटेड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट इसके जो प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन जैसे भी हम बोलते हैं, उसके लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है काफ़ी हद तक, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, लाइक वैक्यूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें क्या है कि बेसिकली जो हमारा डीएनए है, अब डीएनए में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मेन होती है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन मतलब क्या है, डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है।
डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए में हमें पता है कि हमारे पूरे जीन्स और उसका जेनेटिक वो पूरा स्टोर्ड होती है इंफॉर्मेशन। देन सेकंड प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद डीएनए बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए जो बनने वाली प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन जाएगा हमारा। देन इसके बाद क्या होता है कि थर्ड जो हमारी प्रोसेस होती है, थर्ड प्रोसेस होती है कि आरएनए से हम बनाते हैं प्रोटीन। अब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो आरएनए में बेसिकली उसका मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारी कोई एक प्रोटीन की चेन है, सिंगल चेन एक ये हो गई, एक दूसरी चेन इसके साथ हो गई, तो ये कुछ एक हमने प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन बन गया, बेसिकली ये क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रांसलेट हो रहा है किसी चीज में, तो वो प्रोटीन्स में ट्रांसलेट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारे कोडॉन्स हैं, मान लीजिए UGA करके हो गया, या यू जैसे AUG इस तरीके से अलग अलग कोडॉन्स हैं। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या है कि अमाइनो एसिड्स होंगे, उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनेगा, जो फंक्शनल पार्ट है हमारे, उसका हमारे जितने फंक्शंस हैं वो प्रोटीन से कंट्रोल होंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, वो पूरी डीएनए में होगी। तो बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है कुछ केसेस में। अगर आपके पास एंजाइम्स हो तो आरएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं सिंपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वायरसेस में यूज होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, आरएनए से डीएनए बन जाता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। अब हमने बात करी सेल्स की, तो जो वायरसेस होते हैं, तो क्या वायरस भी सेल होता है या उसको सेल नहीं कंसिडर किया जाता? वायरस सेल है या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका जवाब मेरे को बताइएगा, सोचिएगा इसको। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने कि वायरसेस को भी क्या सेल कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। तो यही आपका क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली बार। हैव अ नाइस डे।